नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जमशेदपुर डीसी का बना फेक अकाउंट, सचेत रहने की अपील। पूर्वी सिंहभूम डीसी अनन्य मित्तल का किसी ने फेसबुक पर फेक आईडी बना दिया है। इसकी जानकारी डीसी को भी मिल गई है। इसके बाद डीसी ने जिले के लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। डीसी ने साइबर सेल को पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया है। साथ ही लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। हालांकि डीसी ने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने लोगों से अपील की कि अगर उनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो उसे स्वीकार नहीं करे, उन्हें तत्काल ब्लॉक कर दे। इसके बाद इसकी सूचना तुरंत साइबर सेल या जनसंपर्क विभाग को दे। जेल से सीएम हेमंत ने सीएम चंपाई को भिजवाया संदेश, बोले समर्पित नेताओं को ही दे टिकट। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में एनडीए ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं झारखंड में ना तो कांग्रेस ने पूरी तरह से उम्मीदवार के नाम की घोषणा की और न ही झामुमो ने। झामुमो की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस की घोषणा के बाद ही झामुमो अपने प्रत्याशी के नामों के पत्ते खोलेगा। मिली जानकारी के मुताबिक जेल से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को संदेश भिजवाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वैसे ही कार्यकर्ता को टिकट दे जो पार्टी से लंबे समय से जुड़े हैं, किसी आयातित को टिकट ना दे। गौरतलब है कि जमशेदपुर में भाजपा ने एक नेता को लाकर टिकट देने की चर्चा चल रही थी, जिसका जिला समिति के झामुमो कार्यकर्ता ने कड़ा विरोध किया था। जब यह बात हेमंत सोरेन तक पहुंची तब उन्होंने साफ तौर पर संदेश भिजवा दिया कि किसी आयातित को टिकट ना दे, बल्कि समर्पित नेता को ही टिकट के हकदार हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 6 या 7 अप्रैल को झामुमो अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकता है। इसमें राजमहल से विजय हांसदा, दुमका से स्टीफन मरांडी या नलिन सोरेन, गिरिडीह से मथुरा महतो, सिंहभूम से दशरथ गगरई उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं जमशेदपुर से पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य सुनील महतो, सविता महतो की बेटी स्नेहा महतो या आस्तिक महतो के नाम की चर्चा है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 4 अप्रैल को देवघर होते हुए जमुई जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को देवघर होते हुए जमुई जाएंगे। वे ट्रांजिट फ्लाइट से देवघर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और यहां से हेलीकॉप्टर से जमुई जाएंगे। देवघर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता उनका स्वागत करेंगे। वह जमुई की खैरो के बल्लभपुर गांव में चुनावी सभा में एनडीए के सहयोगी दल एलजेपी प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में वोट मांगेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री देवघर होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि इसी साल मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी धनबाद आए थे, जहां उन्होंने उर्वरक, रेलवे, बिजली और कोयला क्षेत्र से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री ने बरवा अड्डा हवाई अड्डे पर भाजपा की ओर से आयोजित एक जनसभा को भी संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई दौरे से पहले तैयारी का जायजा लेने के लिए मंगलवार को उप मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह व जमुई विधायक श्रेयसी सिंह मौजूद रहे। वहां पहुंचकर सम्राट चौधरी ने पहले कार्यकर्ताओं के साथ 1 घंटे तक बैठक किया। इसके बाद सभा स्थल का जायजा लिया। गिरिडीह के बड़की टांड़ जंगल से मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, इलाके में फैली सनसनी। गिरिडीह में बुधवार की सुबह ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बड़की टांड़ जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर थाना भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बड़की टांड़ जंगल में बुधवार की सुबह ग्रामीण घूम रहे थे। इसी बीच ग्रामीणों की नजर जंगल में पड़े एक शव पर पड़ी। शव अर्धनग्न स्थिति में है। घटना के बाद ग्रामीणों ने हो हल्ला किया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और फिर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल शव किसका है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रांची में नशे के कारोबार पर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर, एसएसपी को दिए सख्त निर्देश। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में धड़ल्ले से ब्राउन शुगर, अफीम, ड्रग्स की हो रही बिक्री पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची एसएसपी को ड्रग्स कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मीडिया से आई रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेते हुए ड्रग्स कारोबारियों के फैलते नेटवर्क पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने शहर के सुखदेव इलाके में ड्रग्स के कारोबार करने वाले दुकानदार और अन्य लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य में नशा का अवैध कारोबार चिंताजनक है। नशा से युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उनके स्वास्थ्य पर नशे का प्रभाव पड़ रहा है।
खंडपीठ ने नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी पर राज्य को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। विगत दिनों सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर गांजा की बिक्री करने वाले की गिरफ्तारी भी हुई है। राजधानी रांची के अन्य क्षेत्रों में भी पुलिस की मौजूदगी में ड्रग्स का अवैध कारोबार चल रहा। कोर्ट ने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगा सके। खंडपीठ ने रांची के एसएसपी को नशा का कारोबार करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने कहा कि सुखदेव नगर थाना सहित अन्य इलाकों में जो भी दुकानदार अथवा अन्य लोग ड्रग्स के धंधे में शामिल है उन्हें शीघ्र चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। रांची में काफी बड़े पैमाने पर ड्रग्स का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा। कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स माफियाओं को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। शहर के कई ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जिसके आसपास माफिया ड्रग्स बेचने का काम कर रहे हैं मगर उन पर पुलिस की कार्रवाई नहीं कर रही है। इस दिन से झारखंड में दिखने लगेगा हीट वेव का असर। 6 अप्रैल को बारिश की संभावना। झारखंड में अप्रैल माह से ही भीषण गर्मी पड़ रही है। सुबह से ही तेज धूप खिली है। दोपहर में लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे। इसी बीच मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्व अनुमान के अनुसार 4 अप्रैल को राज्य के पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के अलावा पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में 4, 5 और 6 अप्रैल को हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर 6, 7 और 8 अप्रैल को मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना जताई गई है जिसके बाद तापमान में कमी होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद कहते हैं कि राज्य में अगले 3 दिन तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 दिनों तक तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से ईडी की पूछताछ शुरू। बालू के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में भेजा था समन। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव बुधवार को रांची के ईडी कार्यालय में हाजिर हुए। जांच एजेंसी ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें बालू के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में पूछताछ करने के लिए 3 अप्रैल को ईडी दफ्तर बुलाया था। मालूम हो कि ईडी ने अंबा प्रसाद और उनके कर्मियों पर 12 मार्च को छापा मारा था। छापेमारी के दौरान ईडी को विभिन्न ठिकानों से कुल 30 लाख रुपए बरामद हुए थे। इसमें से 15 लाख रुपए गोविंदपुर धनबाद के सीओ शशि भूषण के घर से मिले थे। वहीं 11 लाख रुपए योगेंद्र साव के साले मुकेश साव के घर से बरामद किए गए थे। इसके अलावा मोबाइल फोन समेत कई दस्तावेज की बरामदगी हुई थी। बुधवार को इन सारी चीजों पर भी उन्हें ईडी टीम उनसे पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता योगेंद्र साव के द्वारा अवैध तरीके से जमीन कब्जा ने रंगदारी व बालू की तस्करी से जुड़े कांड को लेकर कई मामले दर्ज हैं। इसी को आधार बनाते हुए ईडी ने 12 मार्च को कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने शशि भूषण के आवास से नगद रुपए के अलावा सैकड़ों जमीन के दस्तावेज बरामद किए थे। पैसों के स्रोत व जमीन से जुड़े मामले में ईडी ने शशि भूषण से पूछताछ कर चुकी है। आज फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा ईडी ने हजारीबाग के अजित नामक व्यक्ति से भी पूछताछ की जो अंबा प्रसाद का रिश्तेदार बताया जा रहा है। योगेंद्र साव से पूछताछ के बाद अब ईडी 4 अप्रैल को विधायक अंबा प्रसाद और 5 अप्रैल को भाई अंकित से भी पूछताछ करेगी। पलामू सीट पर INDI गठबंधन में खींचतान। कांग्रेस बोली अपना हिस्सा किसी को नहीं देंगे। राजद ने कहा चतरा और पलामू हमारा अधिकार है। झारखंड में कांग्रेस और राजद के बीच पलामू सीट को लेकर मामला अब भी फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने अब तक सीट बंटवारे को लेकर ऐलान नहीं किया है। उसके पीछे यह एक बड़ी वजह है। पलामू सीट पर राजद अपना हक जता रहा, वहीं ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है जो उसे छोड़ने को तैयार नहीं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मंगलवार को रांची वापस लौटे। राजेश ठाकुर को उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए नई दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व ने सीट को लेकर चर्चा की। झारखंड में कांग्रेस के हिस्से में 14 सीटें में से 7 सीटें आई है। 7 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 5 सीटों पर अब तक भी सहमति नहीं बन पाई है। 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई है। दिल्ली से वापस लौटे राजेश ठाकुर ने कहा कि हमारे हिस्से में 7 सीटें आई है। कांग्रेस अपने हिस्से से किसी को सीट नहीं देने जा रही। उम्मीदवारों के नाम भेजे गए हैं। इस मामले में अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। इस सीट पर मामला फंसा है क्योंकि कांग्रेस पलामू से अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, जबकि राजद इस सीट पर पहले से दावा कर रहा है। राजद विधायक सत्यनारायण भोक्ता ने इस सीट से ममता भूंइया के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने पलामू सहित बाकी बची सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की संभावित लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व के पास भेज दी है। 3 दिनों के बाद इस पर बैठक होने की संभावना है। इसी बैठक में पार्टी अंतिम निर्णय लेगी। यह पहली बार नहीं है जब राजद इन दोनों सीटों पर दावा कर रहा है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद इन दोनों सीटों पर दावेदारी के लिए अड़ा रहा।
एनआईटी जमशेदपुर व रांची यूनिवर्सिटी समेत झारखंड के 20 शैक्षणिक संस्थानों को नोटिस 5 अप्रैल तक की दी मोहलत। झारखंड सरकार के हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने राज्य के 20 शैक्षणिक संस्थानों को नोटिस जारी किया है। इनमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी जमशेदपुर समेत जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी व आर्का जैन यूनिवर्सिटी भी शामिल है। यूनिवर्सिटी व कॉलेज के रजिस्ट्रार को नोटिस भेजकर कहा गया कि उन्होंने वेब डाटा कैप्चर फॉर्मेट को भरकर अब तक जमा नहीं किया है, जबकि सरकार की ओर से इसके लिए 31 मार्च तक की समय सीमा तय की गई थी। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण से प्राप्त डाटा का उपयोग सरकारी नीतियों को आकार देने और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए धन आवंटन करने का आधार बनाता है। झारखंड सरकार के AISHE के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह ने उक्त सभी शैक्षणिक संस्थानों को एक मौका देते हुए हर हाल में 5 अप्रैल की शाम 5 बजे तक सभी जानकारियां उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। अखिल भारतीय सर्वेक्षण भारत में उच्च शिक्षा के परिदृश्य का आकलन करने और समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह नामांकन पैटर्न, बुनियादी ढांचे और अन्य मापदंडों पर महत्वपूर्ण डाटा प्रदान करता है। यह जानकारी नीति निर्माताओं, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को निर्णय लेने, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करने और उच्च शिक्षा प्रणाली के भीतर की चुनौतियों का समाधान करने में सहायता करती है। गिरिडीह पुलिस की साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता, 2 ठग गिरफ्तार, ऐसे देते थे वारदात को अंजाम। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक वे लोगों को पहले फर्जी लिंक भेजते थे, उसके बाद वे उनका व्हाट्सएप हैक कर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। इन दोनों साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 9 मोबाइल फोन, सिम कार्ड सहित और 5 ATM कार्ड बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों की जानकारी गिरिडीह के SP दीपक कुमार शर्मा ने बुधवार को प्रेस वार्ता में दी है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि गिरिडीह जिले के बगोदर और गांडे थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। इस सूचना के बाद साइबर DSP अरविंद खान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, पुआनी गुंजन कुमार, पुनीत कुमार गौतम, अनी गजेंद्र कुमार, आरक्षी जितेंद्र कुमार महतो और दामोदर प्रसाद मेहता शामिल थे। साइबर DSP के नेतृत्व में बनाई गई इस स्पेशल टीम ने बगोदर और गांडे थाना क्षेत्र के कई इलाकों में छापेमारी कर इन 2 अपराधियों को धर दबोचा। पूछताछ में इन अपराधियों ने पुलिस को बताया कि पहले वे फर्जी लिंक लोगों को भेजते हैं। जैसे ही कोई इस लिंक पर क्लिक करता था, हम लोग संबंधित व्यक्ति का व्हाट्सएप हैक कर लेते थे। इसके बाद ठगी की घटना को अंजाम देते थे। पूछताछ में उन्होंने यह भी बताया कि वे मित्र ऐप के माध्यम से लोगों के ई-वॉलेट का नंबर लेते थे। इसके बाद उन्हें कॉल कर पैसे की ठगी करते थे। गिरिडीह SP ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पुलिस का साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी चलता रहेगा। हाल ही के दिनों में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस को कई सफलताएं मिली है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों को अब नहीं मिलेगी ये सुविधा, NMC की नई गाइडलाइन होगी लागू। मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत MBBS के विद्यार्थियों को किसी भी परीक्षा में अब 5 अंक के ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। MBBS के छात्रों को पिछले लगभग 40 साल से मिल रही यह सुविधा अब समाप्त हो जाएगी। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC की नई गाइडलाइन को रांची विश्वविद्यालय में भी लागू किया जाएगा। NMC के इस नई गाइडलाइन पर रांची विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भी 1-2 दिनों में मुहर लगा दी जाएगी। NMC ने रांची विश्वविद्यालय को नई गाइडलाइन भेजते हुए इस पर अमल करने के लिए कहा गया है। अब तक ग्रेस मार्क्स के मिलने से विद्यार्थियों को कई बार पास होने में सहायता मिलती थी, लेकिन गाइडलाइन के मुताबिक 9 ग्रेस मार्क्स का निर्देश जारी कर दिया गया है। बताया जाता है कि इस नई गाइडलाइन के लागू होने से मेडिकल के विद्यार्थियों को पास होने के लिए मुख्य परीक्षा और पूरक परीक्षा का ही विकल्प रहेगा। विद्यार्थियों को अब फाउंडेशन कोर्स के तौर पर आयुर्वेद और होम्योपैथी की पढ़ाई का भी शामिल किए जाने की संभावना है। वहीं फाइनल MBBS में सर्जरी और मेडिसिन गायनोकोलॉजी विषय 18 महीने का होगा। प्रथम MBBS के विद्यार्थियों को अब 1521 घंटे यानी 39 हफ्ते की पढ़ाई करनी होगी। इलेक्टिव परीक्षा यानी शोध के विषय के लिए विद्यार्थियों का 1 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। इतना ही नहीं, गाइडलाइन के मुताबिक पूर्व के तरह ही प्रत्येक विद्यार्थी को 3 परिवार को 3 वर्ष तक गोद लेकर उनके खान पान से लेकर उनकी बीमारी, पोषण आहार आदि की गतिविधि पर नजर रखनी होगी। फाउंडेशन कोर्स में डॉक्टर को अब मरीजों से संवाद को भी कोर्स में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा MBBS के विद्यार्थियों को खेलकूद, योगा से भी जोड़ने का प्रावधान किया गया है। SSB जवान की पत्नी की गोली मारकर हत्या, पति पर ही लगा आरोप। रांची के मांडर टांगर बस्ती मुख्य पथ पर अपराधियों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला SSB जवान की पत्नी थी। घटना मंगलवार की बताया जा रहा है कि महिला स्कूटी से बेड़ो स्थित अपने मायके जा रही थी। मृतका की पहचान गीता भगत के रूप में हुई है। वह रानी चांचो नामक टोली की रहने वाली थी। मामले में मायके वालों ने गीता के पति SSB जवान विजय भगत पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
बताया जा रहा है कि अपराधी पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही गीता वहां पहुंची, अपराधियों ने गोली दाग दी। गोली उनकी कनपट्टी को पार कर गई। गीता को अनंत फनन में रिम्स ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गीता के परिजनों ने पुलिस को बताया कि उसके पति का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध था। विजय उस महिला को साथ रखना चाहता था। इसको लेकर पति पत्नी में विवाद हो रहा था। इसी बीच छुट्टी खत्म होने के बाद विजय ड्यूटी पर चला गया। गीता के मायके वालों का आरोप है कि विजय भगत ने ही गीता की हत्या करवाई है, क्योंकि उसने हत्या की धमकी भी दी थी। ईडी के समन की अवहेलना मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की अदालत में पेशी। ईडी के समन की अवहेलना मामले में बुधवार को हेमंत सोरेन की रांची में सीजीएम कोर्ट में पेशी होगी। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रखेंगे। जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 10 बार समन भेजा था, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 ही समन पर वे उपस्थित हुए थे। बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ 19 फरवरी को जांच एजेंसी के समन की अवहेलना मामले में कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल किया था। वे शिकायतवाद आईपीसी की धारा 174 पीएमएल एक्ट 63 में दाखिल किया था। अदालत ने भादावी की धारा 174 के तहत ही संज्ञान लिया। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को बढ़गई अंचल भूमि को अवैध तरीके से खरीद बिक्री करने के मामले में गिरफ्तार किया है। दरोगा मीरा सिंह और सीओ शशि भूषण से आज फिर ईडी की पूछताछ। कल डिजिटल डिवाइस से नहीं निकाला जा सका था डेटा। ईडी ने दरोगा मीरा सिंह और सीओ शशि भूषण को समन भेजकर 2 अप्रैल को रांची के हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था। 2 अप्रैल को दोनों ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर हुए थे। ईडी ने उनकी उपस्थिति में उनके डिजिटल डिवाइस से डाटा निकाला। डाटा निकालने का काम पूरा नहीं होने की वजह से दोनों को 3 अप्रैल को फिर हाजिर होने का निर्देश दिया गया। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद को 4 अप्रैल और उसके भाई अंकित राज को 5 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अंबा प्रसाद व उसके पारिवारिक सदस्यों पर रंगदार रिलेवी वसूली, जमीन कब्जा सहित अन्य गंभीर आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने दरोगा मीरा सिंह और गोविंदपुर के सीओ शशि भूषण के खिलाफ अलग अलग मामले में छापेमारी की थी। घूसखोरी के एक मामले को ECIR के रूप में दर्ज करने के बाद ईडी ने 21 मार्च को तत्कालीन तुप्पूदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह और उसके करीबी मोहित नाथ सहदेव के ठिकानों पर छापा मारा था। मीरा के घर से एक डायरी और 8 मोबाइल फोन जब्त किए गए थे। डायरी में अवैध कारोबारियों से लेन देन का ब्यौरा दर्ज था। ईडी ने 13 मार्च को कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, गोविंदपुर के अंचल अधिकारी शशि भूषण सिंह के ठिकानों पर छापा मारा था। शशि भूषण के घर से 15 लाख रुपए नकद मिले थे। इसके अलावा मोबाइल फोन जब्त किया गया था। JMM के बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रतुल सहदेव ने कहा, भारत रत्न देते समय पीएम ने नहीं तोड़ा कोई प्रोटोकॉल। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने झामुमो पर तीखा हमला बोला है। दरअसल झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर भ्रष्टाचार और राष्ट्रपति के अपमान को लेकर केंद्र सरकार को घेरा था। इस पर प्रतुल सहदेव ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए झामुमो पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश की दिशा और दशा बदल गई है। 10 वर्ष पूर्व भारत विश्व का 11वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था। आज भारत 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हो गया है और अगले 3 वर्षों में तीसरे स्थान तक पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रतुल सहदेव ने कहा कि 500 वर्षों के बाद कांग्रेस के पुरजोर विरोध के बावजूद मोदी जी के कार्यकाल में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। प्रतुल सहदेव ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि कश्मीर से 370, 35 से ट्रिपल तलाक हटाना, यह सब बड़ी उपलब्धियां थी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में उज्ज्वला योजना ने बहनों के आंखों से आंसू को पोंछा। पीएम योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा। आवास योजना ने 4 करोड़ गरीबों को आवास उपलब्ध कराए। आयुष्मान योजना के तहत हर गरीब को भी बेहतर अस्पताल में इलाज कराने की सुविधा मिली है। जन धन योजना के अंतर्गत आदिम जनजातियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए 24,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान हुआ है। अपने देश में 200 करोड़ कोरोना के वैक्सीन के टीके लोगों को मुफ्त लगवाया गया, बल्कि 100 से ज़्यादा देशों में स्वदेशी टीके भेजे गए। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने कहा, सरयू रॉय को कोई दल नहीं बनाए लोकसभा प्रत्याशी। विरोध में दी गई ये दलील। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि सरयू रॉय को कोई भी दल लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाए, क्योंकि सरयू रॉय घोर जातिवादी, समांतवादी और पिछड़ा विरोधी मानसिकता के हैं। जो भी पार्टी इन्हें टिकट देगी, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा उस पार्टी का विरोध करेगा। गुप्ता ने कहा कि पिछड़ा वर्ग से वोट प्राप्त कर सरयू रॉय ने उसके विरोध का ठेका ले रखा है। कहा कि
इनका समांतर चरित्र यह है कि अपने सामने वे ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के नेता के बढ़ते कदम से बौखला जाते हैं। अनगर्ल आरोप लगाते हुए उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं। राजेश कुमार गुप्ता ने आगे कहा कि निम्न वर्ग के लोग आगे ना बढ़े और जो आगे बढ़ रहे हैं उसे गिरा देना, यही इनकी खासियत है। इसी का परिणाम है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंत्रिमंडल में मंत्री होने के बावजूद वे उनको नीचा दिखाने का कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। जमशेदपुर से आने वाले माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता पर अनुचित आरोप लगाते रहते हैं। वे हमेशा राम, दाम, दंड भेद की नीति अपनाते हैं। कहा कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रतिनिधियों ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित रखने के लिए उनको मांग पत्र सौंपा, लेकिन वे इस पर खामोश रहे। राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि ये पिछड़ा वर्ग के नेताओं, अधिकारियों पर आरोप लगाकर उनकी संपत्तियों की जांच कराने की मांग करते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरयू रॉय की जो भी संपत्ति है उसकी जांच होनी चाहिए। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के साथ प्रदेश महासचिव अजय मेहता, दिलीप वर्मा, वसीम अकरम और शुभम विश्वकर्मा आदि नेता थे। जमशेदपुर में फर्जी बेलर तैयार कर कोर्ट से जमानत दिलवाने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, एसएसपी ने किया खुलासा। वकीलों के साथ मिलकर फर्जी आधार कार्ड और वाहन के रजिस्ट्रेशन कार्ड से फर्जी बेलर जमानतदार तैयार कर जमशेदपुर कोर्ट से जमानत कराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों से पूछताछ के बाद मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मंगलवार को केस का उद्भेदन करते हुए जमशेदपुर के एसएसपी किशोर कौशल ने पत्रकारों को जानकारी दी है। जमशेदपुर के एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि अरविंद प्रसाद सिंह ने पूछताछ में कई अहम जानकारियां दी है। उसने उन वकीलों के नाम बताए जिन्होंने फर्जी बेलर के जरिए कोर्ट से 37 बदमाशों को जमानत कराई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।